We were solving RTU paper of 2018, and now we are going to solve the last question. Question number 3 from section C, part C, in which each question is of 15 marks weightage and you have to attempt any two. So we have already completed question number 1, which was related to truss. Second question was belt drive, and this is the third question. Now please read the third question. I'm not going to read it for you. You read it and tell me how you're going to solve it. क्या करना है, कहाँ से शुरू करना है, ये सब आप बताइए. हाँ भाई, क्वेश्चन रीड कर लिया आपने? एट पीपल आर हियर. अक्षत शर्मा सुन रहे हैं क्या? अमित माथुर, कौन कौन सुन रहे हैं अभी मेरी आवाज? प्लीज जरा फीडबैक दीजिए. प्लीज पुट ऑन योर माइक एंड टेल मी हु आर लिसनिंग. अंकित यादव. अंकित, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया? अंकित, यू कैन पुट योर माइक्रोफोन ऑन. माइक्रोफोन ऑन करके बताओ, क्वेश्चन पढ़ा क्या आपने? अमन, okay, see, 1500 न्यूटन ब्लॉक लेवल प्लेन पे रखा है. कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन surfaces is 0.1. This is mu. If the block is acted upon by a horizontal force of 300 Newton, what time will elapse before the block reaches a velocity of 16 meter per second starting from rest? तो रेस्ट पे था, 300 न्यूटन की फोर्स से उसको खींचा, फ्रिक्शन भी है. तो ये पूछ रहा है कि 16 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी कितने टाइम के बाद
आ जाएगी. तो the first part of the question is to find the time after which, starting from rest, the block will reach a velocity of 16 meter per second. Second part of the question says, after reaching this velocity, if this 300 Newton force is removed, then for how much longer will the block continue to move? तो अब आप जब ब्लॉक को खाली आपने छोड़ रखा है तो इस पर सिर्फ दो ही फोर्सेस, एक तो नीचे को इसकी वेट है और एक ऊपर को नॉर्मल रिएक्शन. फ्रिक्शन तब तक एक्ट नहीं करती जब तक आप उसको मूव करने की कोशिश नहीं करते. नाउ व्हेन यू अप्लाई दिस 300 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स, देन फ्रिक्शन आल्सो कम्स इनटू प्ले. जब ये लगा रहा है यूजर, तब जाकर के फ्रिक्शन का डेवलपमेंट होगा. फ्रिक्शनल फोर्स विल बी डेवलप्ड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. Now, if 300 Newton is greater than the value of mu into n, क्योंकि देखो फ्रिक्शनल फोर्स की एक लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात आती है. अगर मैं यहाँ पर 1 न्यूटन फोर्स लगाऊं तो ब्लॉक मूव नहीं होगा. क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन भी 1 न्यूटन. फिर मैं इसको बढ़ा करके 2 न्यूटन फोर्स लगाऊं तो फ्रिक्शन भी 2 न्यूटन हो जाएगी. इंक्रीज करते 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 फ्रिक्शनल फोर्स की एक लिमिट आएगी और वो लिमिट म्यू एन के बराबर है. जब मैं म्यू एन के बराबर की फोर्स इधर लगा चुका हूँ तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो म्यू एन के बराबर आ जाएगी और उसके बाद फिर फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ेगी नहीं. सो व्हेन इट इज ऑलरेडी स्टेटेड दैट द ब्लॉक इज मूविंग नाउ, और वो इवेंचुअली मूव होने के साथ साथ एक्सेलरेट करके फाइनली एक 16 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी पे आ जाती है. तो इसका मतलब है कि ये 300 न्यूटन जो आपने लगा रखा है, this has to be greater than this mu n value, because after reaching the value of mu into n, the frictional force stops increasing, बढ़ना बंद कर देती है. And now the resultant force on the block will be आगे को 300 न्यूटन माइनस पीछे को म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन. अगर अपन n नॉर्मल रिएक्शन लिख रहे हैं तो यहाँ पे r लिखने की बजाय अपन को n लिखना चाहिए. ठीक है. तो 300 माइनस म्यू एन की नेट फोर्स से ब्लॉक आगे को मूव करेगा. और नेट फोर्स अगर किसी भी चीज पे लगती है तो उसमें एक्सेलरेशन होता है, और एक्सेलरेशन होगा तो जीरो वेलोसिटी से 16 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी पे वो इवेंचुअली पहुंचेगा. आपको ये पता करना है कि कितने देर में, what time will be taken to reach the value of 16 meter per second velocity. And now they have asked you to solve the problem using impulse momentum method. ये specific method लगाने को कहा गया. अब पहले तो ये बताओ impulse momentum method का statement क्या है. ब्लॉक को भूल जाओ, फ्रिक्शन को भूल जाओ, forget about the general, forget about the specifics of the problem. Just tell me the general statement of impulse momentum method. Anybody? इम्पल्स मोमेंटम मेथड का क्या स्टेटमेंट है? स्टेटमेंट का मतलब मैं आपसे बिल्कुल कोई एग्जाम वाला जो टिपिकल रटा हुआ स्टेटमेंट नहीं पूछ रहा हूँ. आपकी जो राय है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इम्पल्स मोमेंटम, बताओ. Change in momentum is equal to impulse applied. Yes, sir. बिल्कुल सही कहा. तो आपको कुल मिलाकर के सिर्फ इतना देखना है कि कोई सी भी बॉडी ले लो, उसके ऊपर आप n नंबर ऑफ फोर्सेस लगा दो, कोई भी फोर्सेस लगा सकते हो, F1, F2, F3, F4. So let us say that there is a body, and on that body some n number of forces. For example, I have taken an example in which 4 forces are acting on the body, and they act on the body for time t. ठीक है. तो इम्पल्स हर फोर्स का निकलेगा,
F1 का इम्पल्स होगा F1 इंटू टी, F2 फोर्स का इम्पल्स होगा F2 इंटू टी। इसी तरीके से चार इम्पल्स बनेंगे क्योंकि चार फोर्सेज हैं, F3 इंटू टी, F4 इंटू टी। इम्पल्स मोमेंटम प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर कुछ नंबर ऑफ फोर्सेस आपकी बॉडी पे लग रहा है तो आप पहले तो नेट इम्पल्स निकाल लो। ठीक है, अब इसमें नेट इम्पल्स कैसे निकलेगा? F1 पीछे को लग रहा है, F2 F3 और F4 आगे को लग रहे हैं, तो मैं इनको साइन कन्वेंशन के हिसाब से माइनस F1 टी प्लस F2 टी प्लस F3 टी प्लस F4 टी। तो आई विल से दैट दिस थिंग is the total impulse, and impulse momentum principle says t टाइम शुरू हुआ था जीरो से और टाइम चलता रहा और फिर टी टाइम पे पहुंचा, और इस पूरे ड्यूरेशन में F1 F2 F3 लगे हुए थे। तो इम्पल्स जो है वो तो आपने इसका सम ले लिया, दिस मस्ट बी इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन मास इनटू वेलोसिटी एट टाइम टी, यानी कि फाइनल मोमेंटम माइनस मास इनटू वेलोसिटी एट टाइम जीरो, या फिर सिंपल भाषा में कहें तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम के बराबर टोटल इम्पल्स मिलेगा आपको। और ये न्यूटन्स लॉ से ही डिराइव किया गया है। तो जिस तरीके से न्यूटन्स लॉ हर टाइम आपके एप्लीकेबल होता है, हर जगह एप्लीकेबल होता है, तो इम्पल्स मोमेंटम प्रिंसिपल भी आपके पूरे ब्रह्मांड में, ऑल ओवर द यूनिवर्स, ऑन ऑल ऑब्जेक्ट्स, एवरी टाइम इट इज एप्लीकेबल। तो अब अपने पास जो प्रॉब्लम है, वी हैव अ ब्लॉक, the weight of the block is given as 1500 Newton. They are applying a forward force of 300 Newton. And as understood by us, the limiting value of friction has already been exceeded. So you can confidently write the backward acting force as mu into R. If you take the normal reaction as R and the downward acting force as 1500 Newton. Weight है 1500 न्यूटन, ऊपर को नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, आगे को 300 फोर्स आपने लगा दी है, और चूंकि ये ऑलरेडी स्टेट कर रहा है कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द ब्लॉक टू रीच अ वेलोसिटी ऑफ 16 मीटर पर सेकेंड, यानी कि इसमें कोई शक ही नहीं है कि ब्लॉक चल पड़ा है और चल करके उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, तो यानी कि नेट फोर्स आगे की तरफ है। तो इसमें कोई शक ही नहीं रह गया कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन तो एक्सीड हो चुकी है, तो पीछे को म्यू आर की कांस्टेंट फोर्स लगी। ठीक है, और म्यू की वैल्यू दे रखी है 0.1, दिस इज द वैल्यू ऑफ म्यू। तो अपन म्यू ले लेते हैं 0.1। ठीक है, लगाइए इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम and tell me the value of time at which the velocity of block is 16 meter per second. Please try it on your own.
Sir, t equals to 160 seconds. 160 सेकेंड्स तो आपने गलत निकाल लिया. करेक्ट आंसर इज 16.31 seconds. कैसे आया मैं बता देता हूँ. लेट मी सॉल्व इट क्विकली फॉर यू. लेट t is equal to time at which velocity is equal to 16 मीटर पर सेकेंड. 16 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी रीच होने का टाइम t सेकेंड है. स्टार्टिंग वेलोसिटी कितनी? व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी? इनिशियल वेलोसिटी कितनी है भाई? सर 0. 0, क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट हुआ है. ठीक है. तो अब आपको दो स्टेट्स मिल गई. इम्पल्स मोमेंटम प्रिंसिपल, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, ये सारी प्रिंसिपल्स जो हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये सारी जो अपन ने प्रिंसिपल्स पढ़ी है, ये हमेशा स्टेट 1 और स्टेट 2, दो स्टेट्स के बीच में होती है. यानी कि इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट. तो दो स्टेट्स पे आपको स्पेसिफिक वैल्यूज पता होनी चाहिए. आपको वेलोसिटी चाहिए. आपको पता है कि इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम का डिफरेंस को निकालना ही है. तो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी चाहिए. फाइनल वेलोसिटी है 16, इनिशियल वेलोसिटी है 0. तो डिफरेंस इन मोमेंटम कितना हो गया? मास कितना है आपके ब्लॉक का? मास कितना है इसका? मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी. तो मास कितना लूंगा? 152.95. यानी कि मैंने सॉल्व तो नहीं किया है. सर Is this the 1500 upon calculation? 9.81. ठीक है. 1500 तो mg है. mg को g से डिवाइड करूंगा तो m मिलेगा मेरे को. ठीक है. So this is my m. So I will say what is m into v final minus m into v initial. This is my difference between momentum between initial and final state. So this will be, पहले तो मैं क्या करूंगा, m चूंकि कांस्टेंट है तो m into final velocity minus initial velocity. So this will be 1500 divided by 9.81 multiplied by final velocity 16 है minus initial velocity 0. So this is my difference in momentum. And impulse momentum principle says कि आप पहले तो impulse का सम निकालो और उसको difference in momentum के बराबर रखो. अब अपना अगला काम है impulse निकालना. इसमें टोटल कितनी फोर्सेस लग रही है फिगर में देख करके? दिस इज द एफबीडी. ठीक है. देयर आर फोर फोर्सेस आते हैं. बट वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन है ही नहीं. तो इसका मतलब है योर आर इज एग्जैक्टली इक्वल टू 1500. तो इसलिए ये फोर्स और ये फोर्स तो कैंसल आउट हो गई. इनका कोई रिजल्टेंट आएगा नहीं. अब बची दो फोर्सेस. अब इन दो फोर्सेस के कारण ही आपका इंपल्स बनेगा. टेकिंग द राइट हैंड साइड डायरेक्शन एज पॉजिटिव, इंपल्स कितना आएगा? आपने ऑलरेडी ये मान लिया है कि टी टाइम तक ये सारी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं. ठीक है. तो 300 न्यूटन का इंपल्स कितना है? हर फोर्स का इंपल्स निकालना है. जिसमें से दो फोर्सेस आपने एलिमिनेट कर दी ये कह के कि दे आर opposite to each other and equal to each other and therefore no motion in vertical direction. So eliminate those forces. Now two forces are remaining. अब आपको इन दोनों फोर्सेस की इंपल्स निकालनी. टी टाइम तक अगर फोर्सेस एक्ट करती हैं तो 300 न्यूटन का इंपल्स कितना हुआ? बोलो. 300 न्यूटन का इंपल्स. सर 300 into t. 300 into t. As simple as that. तो 300 न्यूटन फोर्स का इंपल्स तो हो गया 300 टी.
अब एक फोर्स है पीछे को एक्ट कर रही है म्यू आर, इसका इंपल्स कितना होगा? सर -150 t। ओके, आर की वैल्यू है 1500, म्यू की वैल्यू है 0.1, मल्टीप्लाई किया तो म्यू आर इज इक्वल टू 150, म्यू आर इंटू टी होगा इंपल्स, यानी कि 150 टी। This is the sum of impulses of all the forces, and this must be equated with 1500 divided by 9.81 multiplied by 16 minus 0. अब जरा इसमें से t निकालो इस इक्वेशन में से। सर 16.31 seconds। आ गया ना? यस सर। So t is equal to 16.31 seconds. This is the answer of the first part. Second part में आपसे ये पूछता है कि okay, now the block has already reached this velocity and now suddenly you stop applying this 300 Newton force. अब ब्लॉक तो चल पड़ी है ऑलरेडी, मोमेंटम मिल चुका है ब्लॉक को, और अब आपने एकदम से 300 न्यूटन की फोर्स को खत्म कर दिया। हाउ मच लॉन्गर विल द ब्लॉक कंटिन्यू टू मूव? अब उसमें जो मोमेंटम उसको मिल चुका है, उस मोमेंटम के चलते वो 300 न्यूटन फोर्स के हटने के बावजूद थोड़ी दूरी तक चलती रहेगी। अब वो डिसिलरेट करेगी, ठीक है, पहले एक्सेलरेट कर रही थी, अब आपने एकदम से 300 हटा दिया तो अब डिसिलरेट करेगी। तो ये बोल रहा है कि अब ये कितनी दूरी तक चलेगा। इसको भी इंपल्स मोमेंटम से सॉल्व करना है। इसको कैसे करोगे जरा बताओ, व्हाट इज योर आइडिया? क्या करना पड़ेगा वो अपने? सर इनिशियल वेलोसिटी 16 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी 0। वेरी गुड। एफ बी डी कैसे बनेगा इसका? ये अभी भी लग रही है, नॉर्मल रिएक्शन अभी भी लग रहा है, और अभी भी चूंकि वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है, अभी भी ये ये चीज तो वैलिड है। 16 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी अभी इसकी है, तो जब चूंकि ये ऑलरेडी काइनेटिक स्टेट में है, यानी कि ऑलरेडी मोशन में है, तो क्या मैं कॉन्फिडेंटली ये कह सकता हूं कि चलती हुई ऑब्जेक्ट तो ऑलरेडी लिमिटिंग फ्रिक्शन को क्रॉस कर चुकी है, तो इसलिए यहाँ पीछे तो म्यू आर ही लग रहा होगा, तो कम नहीं लग रहा होगा, म्यू आर ही लग रहा होगा, क्योंकि ऑलरेडी मोशन में है। आगे का कोई फोर्स नहीं है, क्योंकि आगे की 300 न्यूटन आपने हटा दी। सो दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम। नाउ फ्री बॉडी डायग्राम में आपको सारी फोर्सेस दिख रही हैं, आपने फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी मुझे बता ही दी है, तो अब जल्दी से वापस से इस पे इंपल्स मोमेंटम थ्योरम लगा दो। वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन नहीं है, r इज इक्वल टू 1500, ये अपन ने पहले कह दिया। सो दीज टू फोर्सेस कैंसिल आउट, अब एक ही फोर्स बची है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और वो नेगेटिव फोर्स है, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी टेकन दिस डायरेक्शन एज द पॉजिटिव डायरेक्शन। लगाइए इस पे अब इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। टेक इनिशियल वेलोसिटी एज 16 एंड फाइनल वेलोसिटी एज 0। सिक्सटीन 16.31 सेकंड्स। अगेन 16.31 सेकेंड्स। मैं जल्दी से एक बार बता देता हूँ कैलकुलेशन कैसी रही होगी। अब इसमें एक ही फोर्स है जिसका इंपल्स निकलेगा, म्यू इंटू आर, एंड म्यू इंटू आर इज वंस अगेन 500, ठीक है, म्यू अभी भी वही 0.1 है, तो इफ यू मल्टीप्लाई दीज टू यू गेट म्यू आर इज इक्वल टू 150। तो अब अपन को ये पता करना है, लेट T2 is equal to time at which block stops, यानी कि velocity final becomes equal to 0, velocity initial is equal to 16 मीटर पर सेकेंड, मास वही है
1500 divided by 9.81 mass into final velocity that is 0 minus initial velocity that is 16 is the change in momentum, and this has to be equated with the total impulse acting on the body. Now there is only one force, that is mu into r, और वो भी पीछे को लग रही है तो माइनस फोर्स है वो, तो दिस विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ म्यू आर कितना है 150 माइनस 150 इंटू टाइम t2। अब इसको अगर आप सॉल्व करते हो दोनों तरफ नेगेटिव मिलेगी वैल्यू, आपका आंसर आना चाहिए t2 इज इक्वल टू 16.31 सेकेंड। अगेन द सेम आंसर, जितना टाइम उसको 16 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी हासिल करने में लगा था उतना ही टाइम 16 मीटर पर सेकेंड से जीरो की स्पीड पे आने में लगेगा टू कम बैक टू रेस्ट। So this is the end of your 2018 पेपर। 2018 का पेपर अपन ने पूरा सॉल्व कर लिया। And now let us go to the 2017 paper। 2017 इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। अब इसमें एक चीज थोड़ा सा अलग दिखेगी आपको, अलग इस तरह से कि आपके पेपर का पैटर्न वो नहीं मिलेगा जो आपका आने वाला है। दिस इज ओल्ड पैटर्न, लेकिन ओल्ड पैटर्न से अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चंस तो पुराने पेपर्स में से डायरेक्ट उठ के आते हैं। फॉर एग्जांपल, डू यू रिमेंबर दिस प्रॉब्लम? ये हेमिस्फीयर वाली प्रॉब्लम याद है क्या आपको? 2019 के पेपर में भी थी सर। ये 2019 के पेपर में आपने ऑलरेडी सॉल्व करी है। तो इससे ये प्रूव हो जाता है कि आरटीयू के पेपर्स को सॉल्व करना एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है फॉर एवरी सब्जेक्ट फॉर एवरी सेमेस्टर। ठीक है, एनीवे पुराना पैटर्न कैसा था ये देख लेते हैं एक बार। यूनिट्स के हिसाब से डिवाइडेड होते थे। देयर वर 5 यूनिट्स, द होल सिलेबस वाज डिवाइडेड इनटू 5 यूनिट्स। यूनिट 1 के अंदर जो टॉपिक्स हैं उसमें से क्वेश्चन स्पेसिफिक आते थे, यूनिट 2 के अंदर से अलग से आते थे। तो ये पुराना पैटर्न जो है स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा फ्रेंडली पैटर्न। फ्रेंडली इसलिए कि आपको पता था कि हर यूनिट से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो आप अपनी स्पेसिफिक तरीके से पढ़ाई कर सकते थे। जैसे कि 5वां यूनिट किसी को टफ लगता है और एग्जाम से पहले आपके पास में टाइम कम है, तो 5वां यूनिट छोड़ दो, पढ़ाई मत, 4 यूनिट अच्छी तरह से पढ़ के चले जाओ, तो उन 4 यूनिट्स में से क्वेश्चन 100% आएंगे ये पता है, तो वो 4 यूनिट के क्वेश्चन सॉल्व करके पास हो जाओ या एवरेज मार्क्स ले आओ। तो इस तरह की चॉइस। आपके वाले पैटर्न में क्या है कि यूनिट वाइज नहीं क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हो सकता है कि काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स में से भर भर के क्वेश्चन आ जाएं और सेंटर ऑफ मास, सेंट्रोइड और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक भी क्वेश्चन नहीं, आप पूरी तैयारी उसकी करके गए थे और उसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आया, तो ये पॉसिबिलिटी। लेकिन पुराने वाले स्कीम में ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं थी। तो आप पुराने वाले स्कीम में ये कह सकते थे कि भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्वेश्चन तो 100% आएगा, काइनेटिक्स का क्वेश्चन 100% आएगा और इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन 100% आएगा। तो ये 100% की एक गारंटी थी। तो एनीवे अपन क्वेश्चंस देख रहे थे, तो ये पहला क्वेश्चन अपने को नहीं करना क्योंकि 2019 में अपन इसको सॉल्व कर चुके हैं। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस मैं आप पे छोड़ रहा हूँ वापस से, आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस इन क्लास। इसमें भी एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, स्टेट एंड एक्सप्लेन वेरिगनेस थ्योरम। ठीक है, तो इसमें आपको डेरिवेशन देना है, डायग्राम ये भी बनाना है, ये दोनों थे सब। सर 19 के पेपर। क्या बोल रहे हो बेटा? ये क्वेश्चन भी थे सर 19 के पेपर में, वेरिएंस हाँ, थ्योरम और ये रिपीटेड है, ये क्वेश्चंस तो मान के चलो रिपीट होंगे, जिसमें डेफिनेशन डेरिवेशन जो आती है ना वो तो हर बार रिपीट होती है, तो वो तो प्रिपेयर करना ही है आप। प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क का भी अपन ने पहले डिस्कस किया था, तो जिसमें आपको थोड़ा सा डायग्राम बनाना है, एक एग्जांपल बना के दिखा देना है कि कैसे वर्चुअल वर्क का प्रिंसिपल काम करता है। यस सर। नाउ लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखो,
what is the maximum load W that a force will hold up if the coefficient of friction between lever and pulley is 0.5. पहले इसको समझो, ये एक स्टेप्ड पुल्ली, ये देखो, देयर इज अनदर स्टेप हियर। ये पुल्ली अगर आप देखना चाहते हैं, अगर ऐसे नहीं समझ आया कि ये क्या चीज है, इसको ऐसे समझ सकते हो, दिस पुल्ली इज समथिंग लाइक दिस। दिस टाइप ऑफ स्टेप्ड पुल्ली, ठीक है। लीवर आपका इसके ऊपर रेस्ट कर रहा है, यहाँ पर एक हिंज है, और यहाँ पे वेट लटका रखा है, छोटे वाले से बांध करके वेट लटका रखा है, और लीवर आपके ऊपर वाले पुल्ली पे रेस्ट कर रहा है, और आप इस लीवर को ऊपर से नीचे को प्रेस कर, यू आर अप्लाइंग एन एक्सटर्नल लोड ऑन द लीवर। इस तरह का सिनारियो है। लुक एट द फिगर अगेन, द फ्रंट व्यू देख, ठीक है। दिस इज द हिंज, दिस इज द वर्टिकल फोर्स which is pressing the lever down on the top step of the pulley, और धागे से लपेट करके छोटे वाले पुल्ली पे एक अननोन वेट W को सस्पेंड कर रखा है, ठीक है। छोटे वाले स्टेप का रेडियस है 50 mm, और बड़े वाले स्टेप का पुल्ली का 80 mm रेडियस दे रखा है। द लेंथ ऑफ द टोटल लीवर आर्म इज 1.5 meters, and the point at which the lever arm is making contact with the top pulley is at a distance of 1 meter from the hinge. ये ऐसी यहां से 5 किलो न्यूटन की फोर्स देकर के आपने दबा रखा, ठीक है। तो अब इसमें फ्रिक्शन विक्शन सारी चीजें इसमें इंटरप्ले काम आएगी आपको। नाउ सी हाउ इट इज गोइंग टू एक्ट। आप जब किसी भी मटेरियल से मटेरियल का कांटेक्ट बनाते हैं तो वहां पे फ्रिक्शन का रोल आ जाता है, लेकिन फ्रिक्शन काम तभी करती है जब मोशन की कोई गुंजाइश पैदा हो या मोशन चालू हो जाए। अगर मोशन ही नहीं है, बस खाली पड़ा है, तो कोई फ्रिक्शन नहीं। अब आपने इसमें 1 ग्राम छोटा सा वेट लटका है, तो इस सरफेस पे जो फ्रिक्शन थी वो इतनी सफिशिएंट थी कि वो इस 1 ग्राम के कारण इस पुल्ली को घूमने नहीं देगा। ये पुल्ली किधर को घूमने की टेंडेंसी रखेगी, इट विल ट्राई टू रोटेट इन दिस डायरेक्शन बिकॉज द थ्रेड इज कमिंग फ्रॉम दिस साइड। अगर ये थ्रेड यहाँ से आ रहा होता और यहाँ पे वेट लटका रखा होता तो ये पुल्ली इधर को घूमती। ये तो समझ ही सकते हैं अपन। अब क्या है, द टेंडेंसी ऑफ द पुल्ली इज टू रोटेट इन दिस डायरेक्शन, and the tendency of this friction will be to oppose the rotation of the pulley by enacting its existence in this direction। यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स F जो है वो इस पुल्ली पर पीछे को लगेगी, और अगर पुल्ली पे पीछे को लग रही है तो लीवर आप पे आगे को लग रही होगी, ठीक है। एनीवे अपन पुल्ली की बात कर रहे हैं, तो पुल्ली जो है फ्रिक्शनल टेंजेंशियल फोर्स पीछे को लग रही है, और ये फ्रिक्शनल फोर्स इसको चलने नहीं दे रही। क्यों नहीं चलने दे रही? क्योंकि आपने छोटा सा वेट लटकाया है, और उस छोटे से वेट का जो अभी मान है वो इस लिमिटिंग फ्रिक्शन को एक्सीड नहीं कर पाता। सो यू इंक्रीज योर वेट हियर। अब आपने 2 ग्राम लटकाया, 3 ग्राम लटकाया, आधा किलो लटकाया, 1 किलो लटकाया, सो यू कीप ऑन इंक्रीजिंग द वेट, एंड इवेंचुअली the rotational tendency will increase the limiting value of friction acting at the back side। और जब वो मौका आ जाएगा, यानी कि कितने वेट को लटकाने पर ये लिमिटिंग फ्रिक्शन एक्सीड हो जाए और ये पुल्ली स्टार्ट हो जाए, तो वो एग्जैक्ट पॉइंट आपको पता करना है। दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द क्रक्स ऑफ द क्वेश्चन। तो ये बोल रहा है कि आप अपने लोड को, इस W को बढ़ाते 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 कितनी मैक्सिमम वैल्यू तक ला सकते हो जिसपे कि ये आपके द्वारा दबा के रखी गई फोर्स के कारण ये नहीं घूमे। समझ में आ गया आपको क्वेश्चन कि क्वेश्चन किस तरह से आपसे डिमांड कर रही है, क्या डिमांड हो रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में।
क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आपको? बोलो। यस सर, हो गया। हो गया ना? अब बात आती है, क्या ये इक्विलिब्रियम की प्रॉब्लम है या काइनेटिक्स या काइनेमेटिक्स की प्रॉब्लम? पहले तो मुझे you have to find the maximum load for which this force will hold the entire system from moving. तो मैं इसको देखो, ये दो आप अपने सिलेबस को है ना दो मेजर पार्ट्स में कंसिडर कर सकते हो। आपकी फ्रिक्शन सॉरी लैडर वाली चीजें आ गई, इक्विलिब्रियम की चीजें आ गई, और ट्रसेस आ गई, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये सारी चीजें आ गई। इन सारे टॉपिक्स को आप नॉन मूविंग प्रॉब्लम्स के कैटेगरी में डाल सकते हैं। सो दैट मीन्स दे आर प्रॉब्लम्स ऑफ स्टैटिक्स। और उसके बाद ये जितने भी आपकी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्व वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, इम्पल्स मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, पैराबोला देखा था अपन ने, ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, और क्या कहते हैं रॉकेट प्रोपल्शन, ये सारे टॉपिक्स जो बाद में आएंगे ये सब विथ मोशन वाले। तो अगर आप क्वेश्चन को पढ़ के ये समझ पाए कि प्रॉब्लम में मोशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो आप अपने फॉर्मूले कौन से लगाने, इक्वेशंस कौन से लगाने, इसको जल्दी से ग्रास्प कर पाओगे। भाई अब इस प्रॉब्लम को मैं कैसे अटेम्प्ट करूं? कोई बोलेगा कि इसमें इम्पल्स मोमेंटम लगा दो, कोई बोलेगा कि इसमें वर्क एनर्जी लगा दो। इसमें लगाने की जरूरत है क्या? वो सब वो लगेगी क्या इसमें? इसमें मोशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पहले ये पता करो। अगर मोशन हो रहा है तब जाओ आप बाद के फॉर्मूले पे, इम्पल्स मोमेंटम, वर्क एनर्जी। और अगर मोशन ही नहीं हो रहा, देन गो फॉर इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। इसका एफबीडी बनाओ, एफबीडी बना करके इसके सारे फोर्सेस मूवमेंट्स वगैरह को समेशन एम इक्वल टू जीरो, समेशन हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इक्वल टू जीरो, समेशन वर्टिकल इक्वल टू जीरो। तो ये डिसाइड कर पाना पहले जरूरी है कि आपकी प्रॉब्लम कौन से पार्ट में पड़ रही है आपके सिलेबस के, नॉन मोशन वाले पोर्शन से है या मोशन वाले पोर्शन से। और ये जरूरी है क्योंकि अब देखो यहाँ पर तो मैं इतना एक दूसरी अपनी बुद्धि लगा सकता हूँ। क्या लगा सकता हूँ? यूनिट वन से है ना, यूनिट वन में तो काइनेटिक्स चालू ही नहीं हुई है, समझ रहे हो? यूनिट वन में तो अपन कहाँ थे, स्टैटिक्स पढ़ रहे थे, तो ये प्रॉब्लम स्टैटिक्स की हो गई। तो इस तरीके से मेरे को हिंट मिल जाएगा। लेकिन आपके एग्जाम में हो सकता है ये 15 मार्क की कैटेगरी का क्वेश्चन बना करके एंड में डाल दे, तो आपको कैसे पता लगेगा ये कौन से यूनिट से आई है, सिलेबस के कौन से पार्ट से आई है? सो फॉर यू गाइज, यू डोंट हैव एनी मेथड ऑफ गेटिंग अ हिंट कि ये पोर्शन कौन सा है इसका, तो आपको अपना खुद का लॉजिक ही यूज करना पड़ेगा। तो पहले तो मुझे ये बताओ, ये स्टैटिक्स की प्रॉब्लम हुई कि नहीं हुई? बताइए भाई। Yes, sir, because in this question it is written that we have to calculate what is the maximum load to hold up the Yes, for means it which is in equilibrium. it will hold. So this is a problem of equilibrium. तो इसमें कुछ मोमेंट्स की बात करेंगे, कुछ फोर्सेस की बात करेंगे, बट अंडर द एक्शन ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अब स्टैटिक इक्विलिब्रियम की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपन को कुछ देखना ही नहीं, कुछ सोचना नहीं, सीधे फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए और इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम बनाना चालू कर दीजिए। ठीक है? अब मेरे को ये W का मैक्सिमम मान पता करना है, और मेरे पास ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं? एक तो ये स्टेप्ड पुल्ली है विच इज सेंटर्ड हियर, और एक ये रॉड है। दो ऑब्जेक्ट्स हैं जिस पे कुल मिलाकर के कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा कर। तो अब मेरे पास पहली चॉइस तो ये है कि मैं एफबीडी किसकी बनाऊं पहले, स्टेप्ड पुल्ली की एफबीडी बनाऊं या रॉड की बनाऊं? किसी की भी बना सकते हैं, लेकिन आइडियली लॉजिक क्या कहता है, चूंकि आपसे W पूछा जा रहा है,
let us try to find out the FBD of the object at which W is acting. और उसमें कौन कौन सी चीजें अननोन रहेगी उसको पता करने के लिए फिर रॉड पे चलेंगे। समझ रहे हो किस तरह से अप्रोच कर रहा हूं मैं प्रॉब्लम को। मेरे को W पूछा गया है कि मैक्सिमम कितना W होल्ड करेगा ये पूरा सिस्टम इस P के लगने पे, ठीक है। तो मैं पहले पुल्ली का FBD बनाऊंगा। अब इस पुल्ली का FBD थोड़ा सा जैसा आप सोचते हैं उससे थोड़ा सा अलग। ये आउटर पुल्ली, इनर स्टेप, and there is a center point at which the shaft is coming. एक शाफ्ट भी होती है। अपन पुल्ली कभी भी बनाते हैं तो बड़े कॉन्फिडेंस से अपन पुल्ली को ऐसे बना देते हैं, बोलते हैं कि भाई ये क्या है, पुल्ली क्या चक्का है। लेकिन ये भूल जाते हैं कि क्या कोई भी डिस्क शेप्ड ऑब्जेक्ट हवा में अपने आप ही टिकी रह सकती है? नो सर। आपको कोई शाफ्ट तो देनी पड़ेगी ना। देयर हैज टू बी सम शाफ्ट लाइक मटेरियल लाइक दिस, जिसके ऊपर ये पुल्ली माउंट की जाएगी। इस तरीके से अब इस शाफ्ट के ऊपर ये पुल्ली रोटेट कर सकती है, हवा में थोड़ी रोटेट करती है ये। अब इस तरह के फिगर्स में अपन को जनरली क्या नहीं देते कि ये इसके पीछे एक शाफ्ट मौजूद है, वो शाफ्ट दिखाई नहीं गई है। लेकिन अब क्या है, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको, व्हाई एम आई कॉम्प्लिकेटिंग इश्यूज मोर, वो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसका जब एफबीडी बनाओगे तो इस शाफ्ट के द्वारा इस रिएक्शन जो आएगा वो बनाना पड़ेगा, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखो मैं इसका एफबीडी बना के दिखाता हूँ किस तरीके से प्रॉपर एफबीडी बनता है इसका। So we have, when we are drawing the FBD of the stepped pulley, we have to keep in mind that there is a shaft which is coming from the center. अब आपने क्या क्या इस पे एक्सटर्नल फोर्सेस कौन कौन से लगाई वो देख लो पहले। एक तो है ये धागे से नीचे को वेट आपने W लगा रखा है, so the tension in the thread will be exactly equal to W, है कि नहीं भाई। इस थ्रेड में टेंशन T है लेकिन मोशन तो हो नहीं रहा, ये वेट नीचे को लटका हुआ है। व्हाट इज द डाउनवर्ड एक्टिंग फोर्स, इट इज W। और धागे में टेंशन T है और मोशन नहीं हो रहा, तो सीधे सीधे हो गया T इक्वल टू W, ठीक है। तो एक फोर्स तो मेरे को दिख ही रही है एफबीडी में बनाने के लिए। आई विल सिंपली पुट अ डाउनवर्ड एक्टिंग वेक्टर एंड मार्क इट एज W, दैट्स इट। एक एक्सटर्नल फोर्स तो मार्क हो गया। देन आपने इस रॉड को यहाँ पर 5 किलो न्यूटन से प्रेस कर रखा है, तो सीधी सी बात है कि ये जो कांटेक्ट है यहाँ पर इसका व्हील और रॉड का, वहां पर भी एक डाउनवर्ड एक्टिंग फोर्स मिलेगी। लेट अस कॉल दिस एज R1। ये पता नहीं कितनी हो, क्योंकि ये एक रॉड है, इसमें मोमेंट्स का कॉन्सेप्ट लगेगा। आप यहाँ पर 5 किलो न्यूटन लगा रहे हो तो कहीं आप ये मत सोच लेना कि ये जो R1 यहाँ लग रही है वो भी 5 किलो न्यूटन होगा, बिल्कुल गलत है। लीवर का कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ पे, ठीक है। आप कोई लीवर एस्टैब्लिश करते हैं और जमीन पे आपने यहाँ पर एक अखरोट रखा है और यहाँ पर एक फोर्स लगाते हैं 2 न्यूटन, और आपसे ये पूछा जाता है कि इधर इस अखरोट के ऊपर कितना प्रेशर पड़ रहा है, 2 न्यूटन पड़ रहा है क्या, या 2 न्यूटन से कम पड़ रहा है क्या, या 2 न्यूटन से ज्यादा पड़ रहा है, क्या लगता है आपको? एक अलग सी चीज पूछ रहा हूँ आपसे। एक लीवर लिया है, यहाँ पर आपने हिंज कर रखा है, ये जमीन है, जमीन पे आप इसको क्रश करने के लिए आपने यहाँ पर एक अखरोट को रखा और आप इस लीवर को नीचे को दबा रहे हैं ताकि ये अखरोट क्रैक हो जाए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर बिल्कुल एंड में 2 न्यूटन लगाया है, तो अखरोट के ऊपर कितना फोर्स लग रहा होगा, 2 से ज्यादा या 2 से कम, क्या लगता है? सर 2 से ज्यादा। 2 से ज्यादा लग रहा है। ये एक मशीन है लीवर, और इसी तरीके से मैकेनिकल एडवांटेज मिलता है इसमें। अब ऐसा क्यों है 2 से ज्यादा, ये
इन्वेस्टिगेशन में आपके small- ऊपर ही छोड़ रहा हूँ। स्मॉल क्रॉस सेक्शन एरिया। नो 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 नो, क्रॉस सेक्शनल एरिया का कोई लॉजिक नहीं है इसमें। ये पूरी लीवर एक ही क्रॉस सेक्शन की है। अखरोट को अगर मैं यहाँ पर लाके रखूँ ना तो भी वही क्रॉस सेक्शन है। क्रॉस सेक्शन का लॉजिक नहीं है, मोमेंट का लॉजिक है इसमें। द मोमेंट ड्यू टू दिस 2 न्यूटन फोर्स, you equate it with the moment acting due to this force। ये अखरोट जो इसका रिएक्शन देगी ना, इस रिएक्शन का मल्टीप्लाइड विद दिस डिस्टेंस will be equal to 2 न्यूटन multiplied by this large distance। तो जब डिस्टेंस लार्ज होती है तो फोर्स मल्टीप्लाई हो जाती है। इन दोनों को इक्वेट करके देखना, तो ये जो यहाँ पर जो रिएक्शन आ रहा है इस अखरोट के ऊपर, वो रिएक्शन इस 2 न्यूटन से ज्यादा निकल के आएगा। एंड दैट इज व्हाई द लीवर एक्ट्स एज अ फोर्स मल्टीप्लायर। तो उसी लॉजिक से मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे 5 किलो न्यूटन लगा रहा हूँ तो यहाँ पर जो फोर्स होगी ये 5 से ज्यादा होगी। दिस रिएक्शन विल बी मोर देन 5। और ये मैं डिस्कशन इसीलिए कर रहा हूँ कि कहीं नादानी में कुछ लोग ऐसा ना कर दें कि भाई यहाँ पर तो आपने 5 लगा रखा है ना, तो यहाँ पर रिएक्शन कितना होगा, ये भी 5 ही होगा। दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। दिस इज अननोन। ये अभी नहीं पता हमको ये R1 कितना है, ये 5 नहीं है। ठीक है। सो एनीवे, मेरे को पता नहीं कितनी है, लेकिन ये तो पता है ना कि लग रही है कुछ फोर्स। आई नो दैट सम फोर्स इज देयर। सो इन माय एफबीडी आई विल सिंपली, एफबीडी में अपन क्या बताते हैं, एफबीडी में अपन वो फोर्सेस बनाते हैं जो कि डिस्क पर लग रही है। ठीक है। तो आई विल अप्लाई अ फोर्स लाइक दिस एंड आई विल नेम इट एज R1। मैं बोल रहा हूँ कि लीवर के द्वारा पुल्ली को नीचे को प्रेस किया जा रहा है R1 फोर्स से, और मुझे नहीं पता अभी वो R1। आई एम सिंपली पुटिंग। ठीक है। नाउ व्हाट अदर फोर्सेस देयर, आप बताओ और कौन सी फोर्स है इसमें जो देख करके आपको लगता है। व्हाट अदर फोर्स इज देयर एक्टिंग ऑन द कंपाउंड पुल्ली। कंपाउंड पुल्ली पे कहीं पर भी एक्ट कर रही हो तो मेरे को बता दो फोर्स। क्या सारी फोर्सेस हो गई? ये देख लो, अभी तक अपना एफबीडी यहाँ तक बन चुका है। एक फोर्स लीवर इसको नीचे दबा रही है तो पुल्ली पर एक्ट कर रही है। एक फोर्स ये धागा है लगा रहा है डब्ल्यू नीचे को, वो मैंने बना दिया, वो भी पुल्ली पर एक्ट कर रही है। और कोई फोर्स है क्या? Anybody? Any force acting on the pulley? अच्छा, ये जो धागा है ये इधर आपने सेंटर पे तो बांध नहीं रखा, यहाँ पर बांध रखा होता तब तो सीधे सीधे एक डेड वेट बन जाती। लेकिन चूंकि ये पुल्ली से टेंजेंशियली नीचे को जा रही है, तो क्या ये कंपाउंड पुल्ली को ऐसे घुमाने की कोशिश नहीं करेगी क्या? ये बता दो। Won't there be a tendency of the compound pulley to rotate in the clockwise direction because of the typical arrangement of the weight and thread? बताओ। करेगी सर। है ना, बिल्कुल करेगी ना। तो अगर Yes, ये sir. रोटेट करेगा इस डायरेक्शन में, तो एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द रॉड एंड पुली, द impending motion of the top end of the pulley will be towards the right side, and Yes, therefore sir. a force of friction will be acting Left on the side. top of the Left pulley side. on the left side। तो एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आएगी यहाँ पे इस टॉप पॉइंट पे, जो कि पीछे को एक्ट कर रही है, पुल्ली पे Yes. एक्ट करेगी।
and let us simply name this as F. ठीक है, Yes. और कोई फोर्स? अब इस FBD को देखकर ही आपको इसमें एक चीज समझ आ जानी चाहिए, ये शाफ्ट वाली जो बात मैंने बताई, ये शाफ्ट जो है आप इसके ऊपर से दबाव डाल रहे हैं, तो यहाँ सेंटर में जो ये शाफ्ट अंदर से जा रही है, ये शाफ्ट क्या इसको ऊपर को वापस पुश नहीं करेगी, रिएक्शन नहीं देगी? देगी सर. So there will be an unknown reaction acting from the center towards the upside, and since we do not know how much that is, we will name that as R2. अब इस FBD में देख करके आपको यह भी पता लगेगा कि अगर एक एक्सटर्नल फ्रिक्शन इस डिस्क को पीछे को कर रही है, पीछे को धक्का दे रही है, तो इक्विलिब्रियम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कैसे मिलेगा? ये तभी मिलेगा जब आपकी जो शाफ्ट है वो राइट साइड को एक रिएक्शन भी दे, and Yes, since sir. we do not know how much that reaction is again, so we name it as R3. तो खूब सारा R3. रिएक्शन आ गए यहाँ पे. This is the complete free body diagram. Now, instead of drawing two reactions at the shaft center, you can choose to do another thing. You can say कि भाई कुल मिलाकर के आपके शाफ्ट सॉरी आपका जो डिस्क है उस डिस्क पे एक डाउनवर्ड फोर्स भी है और एक राइट साइड की फोर्स सॉरी लेफ्ट साइड की फोर्स भी है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो ऐसा आएगा, यानी कि रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स विल समवॉट बी लाइक दिस ऑन द डिस्क. तो आपका जो सेंटर ऑफ डिस्क है वो जो रिएक्शन देगा वो बिल्कुल इस लाइन ऑफ एक्शन पे इधर को देगा. तो अब देखो आपने पहले जो इस पे दो रिएक्शंस बनाए थे वो कैसे थे, एक R3 यहाँ बनाया था और एक R2 यहाँ बनाया था. इन दोनों को ऐसे बनाने की बजाय आप सिंपल एक ऐसा रिएक्शन हैं कि मैं क्लेम कर रहा हूँ कि देयर विल बी एन एंगुलर रिएक्शन लाइक दिस एंड आई एम सिंपली ऐसा भी कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस. ठीक है, तो इसीलिए मैंने कहा था कि ये थोड़ा सा इसका जो फ्री बॉडी डायग्राम है ये टिपिकल है, इस तरह का फ्री बॉडी डायग्राम अपन ने कभी बनाया नहीं. बट एनीवे अभी एक RTU की प्रॉब्लम मिली तो अपन को मौका मिल गया. तो आपकी चॉइस है आप रिएक्शन को कैसे शो करना चाहते हो, लेकिन जो आपके पुल्ली की जो सेंट्रल शाफ्ट है दैट विल डेफिनेटली प्रोड्यूस अ रिएक्शन. तो अभी फिलहाल इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. अपन अगर एंगुलर फोर्स बनाते भी हैं तो उसको कंपोनेंट्स में ब्रेक करना पड़ता है. तो लेट अस सिंपली नेम इट एज R2 एंड R3. अभी इसको यही छोड़ देते हैं अपन प्रॉब्लम को. नेम द सेंटर ऑफ द शाफ्ट एज पॉइंट 2. लेट अस लीव द फ्री बॉडी डायग्राम हियर एंड we'll come back to this question. कल तो आपका लेक्चर नहीं है, we will come back on Wednesday. प्लीज इस चीज को आप एक बार अपने नोटबुक में नोट करके रख लो और उसके बाद अपन यहाँ से कंटिन्यू करें. ठीक है, आई विल टेक योर अटेंडेंस.